Hello everybody. Hello students. Thank you for joining me in this lecture. ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 है। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का डिवाइस है, हमें इसके हर डिटेल को समझने की ज़रूरत है और एक एक बात हम लोग समझेंगे, इसके एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी इन दिस लेक्चर एंड रिमेन टिल द एंड। बड़े सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे ताकि एक एक बात समझ सकें। सो let's be together in lecture. So focus of this lecture is like what is potentiometer, सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनता है, what is the principle on which it is based और उस प्रिंसिपल का प्रूफ क्या है, application of potentiometer क्या है। तो application of potentiometer में like to compare EMF of cells and to find internal resistance of cell, ये दो applications बड़े मेजर हैं, हर बुक में आपको डिटेल मिलेगा इसको पढ़ने को। और फिर इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग पोटेंशियोमीटर के और भी बड़े सारे इस्तेमाल को सीखेंगे। सो दिस लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है ये लेक्चर। तो चलिए एक एक करके बात समझते हैं। सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। सो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड सी। आई हैव मेड दिस ऑल सर्किट्स लाइक, आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग डायग्राम मैंने बनाए हैं, इसमें टाइम लगा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। यू सी, ये एक बॉक्स काइंड ऑफ सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। I believe you are watching this very clear. This is a box kind of setup, right? और इस बॉक्स के अपर सेटअप पे, यानी कि जो अपर फेस है, आप उस पे देख रहे हैं, there is a terminal A and this terminal is B. This terminal is B. This is A and B. और इस बात को समझाने के पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं और फिर हम इसकी बात करते हैं। सो जैसा कि नाम है पोटेंशियोमीटर, सो इट इज गोइंग टू मेजर पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर। सो द आइडिया इज दैट a device which has been beautifully designed to measure potential difference across what। तो पोटेंशियोमीटर के वायर, पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, उस वायर के किसी दो टर्मिनल के बीच में, वायर का कोई भी दो पॉइंट ले लिया आपने, उस दो पॉइंट के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन वो मेजर करने के साथ, वो वैल्यू निकालने के साथ साथ वो और भी बड़े सारे अननोन चीजों को सॉल्व कर देता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आई मीन विल से दैट इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device 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 which is used to, it is an electrical device which is used to measure, which is used to measure potential drop, which is used to measure potential drop across a section of potentiometer wire, across a section of, ये वर्ड यूज नहीं करते, across a section of its wire। It is an electrical device which is used to measure potential drop across a section of its wire. This is used to measure EMF of cell, comparing cell's EMF, internal resistance of cell, and many more.
This is used to measure this and many more unknowns. बड़े सारे चीजों को वो मेजर कर सकता है. मीटर एंड वोल्ट मीटर जो है वो डिवाइसेस किस लिए आते हैं? मीटर इस काम में आता है कि किसी सर्किट के किसी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उसको मेजर कर ले, और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं. मीटर और वोल्ट मीटर के साथ काम करने में कुछ नुकसान है, और वो नुकसान क्या है वो एक लेक्चर हम लोग मीटर एंड वोल्ट मीटर पे करेंगे, वहां पे जाकर के समझेंगे. तो मीटर एंड वोल्ट मीटर से करंट एंड पोटेंशियल, वोल्ट मीटर से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसमें थोड़ी इनएक्यूरेसी होती है. इनएक्यूरेसीज को हटाने के लिए और करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. आई सेड दैट मीटर से करंट एंड वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज होती हैं, और उन इनएक्यूरेसीज को हटा करके सही मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज एन आइडियल डिवाइस टू हैव द आइडियल रीडिंग एक्चुअली. So it is an electrical device which is used to measure potential drop across a section of its wire. वो अपने वायर के किसी सेक्शन के क्रॉस से निकालेगा, बट निकाल करके वो दूसरी चीज भी निकाल देगा. एंड दिस इज used to measure EMF of cells, comparing cells EMF, internal resistance of cell, and many more unknowns, something like that. Okay, ये समझ लिए कि एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेजर करने वाला डिवाइस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. अब ये डिवाइस देखने में होता कैसा है ये मैंने आपको दिखा रखा है. ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर ये वायर की फिटिंग हुई है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है. ए से यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ पे कोई मेटालिक स्ट्रिप है. मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहूंगा तो थोड़ा यूज कर रहा हूँ. व्हाट इज दिस? ये मेटालिक स्ट्रिप है, और दिस मेटालिक स्ट्रिप इज बीइंग यूज्ड एज अ जंक्शंस. लाइक यहाँ से ये वायर है, ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ इसी इसी मेटालिक स्ट्रिप के दूसरे टर्मिनल से एक वायर ऐसे ले गया, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया. एक तरीके से आप देखो तो 1 2 3 4 ये 4 वायर जो है, इतने लंबे वायर ए और बी के बीच में इन मेटालिक स्ट्रिप्स की मदद से ये आपस में कनेक्ट हो गए. और इस बी टर्मिनल से इधर जाओ तो यहाँ एक की लगा हुआ है, फिर इस की से ऐसे आओ तो ये रिहोस्टेट है. व्हाट इज दिस? पढ़ा तो है ही आपने 10th क्लास में, रिहोस्टेट मतलब व्हाट इज फॉर, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. मतलब आप इसमें से जितना रेजिस्टेंस जब चाहें कम कर लें, जब चाहें ज्यादा कर लें, जितना रेजिस्टेंस चाहें मनमाना रेजिस्टेंस लेने के लिए यूज होता है, दैट इज रिहोस्टेट. और ये पॉइंटर लगा हुआ है, यानी कि अगर आपने पॉइंटर यहाँ रखा तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस है सिर्फ वो काम आएगा. अगर इसी पॉइंटर को और यहाँ लाके रख दो तो सिर्फ इतने के पार्ट का रेजिस्टेंस आएगा. इस पॉइंटर को यहाँ रख दोगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस यूज कर लेगा. तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक जुगाड़ है. और इस रियोस्टेट को फिर हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ऐसे, इस तरीके से, और फिर इस टर्मिनल को हमने यहाँ से ला करके ये ए पे जोड़ रखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में जो ये मेटालिक स्ट्रिप और ये जो वायर है, ये जो वायर है, दिस वायर, ये वायर मैंगनीन मैंगन मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है. ठीक है जी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे मटेरियल का बन जाता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो इसका रो है, वो टेम्परेचर चेंज होने से कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता. ताकि अगर हम इसमें लंबे टाइम तक कोई करंट पास करें तो ये करंट से कहीं गर्म होकर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बदल जाए और फिर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए. तो हम लोगों ने इसलिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया है, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन का, ताकि इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के चेंज होने से ऑलमोस्ट ना चेंज हो. सो दैट इज व्हाई दिस वायर हैज बीन यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल. सो ये बॉक्स जो आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे, यही पोटेंशियोमीटर होता है.
इस पोटेंशियोमीटर में ये जो वायर है ये कितने लंबाई का होगा सर? यहाँ पे एक स्केल भी बना होगा, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ये 1 मीटर, दिस इज मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये 1 मीटर हम लोग लेते हैं, दिस इज यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लेते हैं, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये 1 मीटर ही होना चाहिए, दिस कुड बी लार्जर स्मॉलर समथिंग लाइक दैट। और ऐसे हम कितने भी वायर्स लगा सकते हैं, हमने 4 ही लगाया है जस्ट टू शो इट ग्रेसफुली, एंड इतना काफी हो जाता है। हम चाहें तो 6 भी लगा सकते हैं, ऐसे 7 भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर, इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहेंगे। की है, रियोस्टेट है, सेल है, ये आपको देख लिया। यहाँ पे आप जरा गौर देखो, ये जरा इंपॉर्टेंट बात देखो, इस देख रहे ये टर्मिनल जो हमारे पास है, यहाँ से इधर ए है और यहाँ से इधर ऐसे एक गैल्वेनोमीटर मैंने लगा रखा है। ये गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है और ये वोल्ट मीटर भी हो सकता है। अभी मैंने गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है और इसको मैं चाहूं तो मैं इसको मिटा करके इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैंने दिखाया और अब मैं इसको मिटा करके यहाँ पे वोल्ट मीटर को रख देता हूँ। आई कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, यू आर गेटिंग इट। एक वोल्ट मीटर भी रख सकता हूँ। और ये क्या चीज है? ये एक जॉकी इसको कहते हैं, जैसे लंगर डालते हैं उस तरीके से, और काइंड ऑफ टू एंकर समवेयर। तो ये एक खास तरीके के स्क्रू से लगी, ये वायर है, इसके टॉप हेड पे एक स्क्रू होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये जो पार्ट कट लगी हुई है, इसको आप उठा करके ऐसे ले जाके उल्टा इस वायर पे ले जाके रख सकते हैं। दैट इज दिस इज कॉल्ड जॉकी। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा तो होगा नहीं, लैब में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो वैसे यू कैन फाइंड वेरी नाइसली so many things according to this. Just a minute. तो ये जो जॉकी है, आप इस पे कहीं पे भी रख सकते हैं, इस जॉकी को उठा के किसी जगह पे रख सकते हैं। यस। तो आई वाज सेइंग दैट कि आप यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये जो जॉकी है, इस जॉकी को उठा करके आप ए, और सपोज करो इस जॉकी को उठा के आपने यहाँ रख दिया, लेट सपोज यू हैव प्लेस्ड इट हियर समवेयर, इस जगह पे आपने जॉकी को रख दिया। तो जॉकी को जब आप यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ ए के साथ है और दूसरा जॉकी आपने यहाँ रख दिया, तो ये इस ए और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बड़ी आसानी से मेजर कर लेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि पोटेंशियोमीटर देखने में ऐसा होता है, हर चीज आपने समझ लिया, वायर क्या होता है, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड। इसी पोटेंशियोमीटर के जो सर्किट आपको दिखाया जा रहा है, इसको देखो दूसरे पेज पे मैंने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। दिस इज अनदर वे टू शो इट। अब ये बॉक्स के ऊपर ये पूरा सेटअप दिखाया हुआ है, अब मैंने इस सेटअप को थोड़ा कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया, लाइक दिस। तो अब ये बॉक्स पे नहीं दिखाया गया है, सीधा लाइक ए, ये मेटालिक स्ट्रिप कह लो, ऐसे ऐसे सेम थिंग, लाइक सेम चीज जुड़ा हुआ है, यही सर्किट ऐसे है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब हम पोटेंशियोमीटर बनाएं तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाए, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ऐसे दिखाया जा सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से, ये होता कुछ इस तरीके से है एक्चुअली, बट दिस इफ वी आर ड्राइंग ऑन आवर नोटबुक वी कैन शो इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और कुछ लोग तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, यानी कि देखो ये पूरा, ये क्या है, ये वायर आपने टुकड़े टुकड़े में ए और बी के बीच में जोड़ रखा है। तो somebody will do what, ए से बी के बीच के इस पूरे वायर को ऐसे दिखा देगा, ए टू बी, और फिर ये पूरा बी से ए के बीच का जो सारा सेटअप को ऐसे लगा देगा। तो अगर हमें पोटेंशियोमीटर बनाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ये दिखाएं, हम इससे भी काम चला सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? सो पोटेंशियोमीटर का सर्किट एक्चुअली होता ऐसा है, हम ऐसे बना सकते हैं, बट this is also very used, I mean this is also very popularly used in this is also very used, this is also used very popularly, this is also used very popularly when we have to make potentiometer in our notebook. तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये बात समझ ली कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ये एक सेटअप है, एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल मेजर करता है। किसके क्रॉस मेजर करता है? अपने वायर के किसी सेक्शन, अपने वायर के किसी लेंथ के किसी सेक्शन के क्रॉस मेजर करता है। बट
ऐसा करके वो दूसरी चीजों को भी वो पता कर लेता है। वो कैसे होगा वो आगे समझ में आएगा हमें, और इसमें कहाँ पे क्या चीज होता है दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो अब मैंने आपको ये सेटअप समझा दिया, तो लेट मी टॉक टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो आगे हम पोटेंशियोमीटर की जब भी बात करेंगे तो वी विल टेक दिस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम, एंड यहाँ पे हमने ऐसे दिखा दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये की हो गया, ये रियोस्टेट हो गया, ये सेल दिखा दिया हमने कुछ इस तरीके से। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये कहता है कि अगर आप पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेना है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेना, और उसमें एक कांस्टेंट करंट भेजना है आपको। अगर उसमें कांस्टेंट करंट जाएगा और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो उसके किसी दो पॉइंट के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने बात कह दी, अब मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this according to this principle according to this principle, potential I mean, if potentiometer wire is of uniform cross section area, is of uniform cross section area, and constant current is passing through its wire, then potential difference across a section of its wire is directly proportional to its length. According to this principle, if potentiometer wire is of uniform cross section area and constant current is passing through its wire, then potential difference across a section of its wire is directly proportional to its length. This is the principle of potentiometer. ये बहुत बेसिक बात आपको समझाई जा रही है, अगर ये समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए आगे की बात समझना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये ए बी वायर लिया, पोटेंशियोमीटर वायर लिया। ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये वायर कितने लेंथ का होगा। दैट कुड बी एनी लेंथ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी हम ऐसा ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको बॉदर करे। बस ये आपने एक ऐसा वायर चूज किया है जिस वायर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज ना हो, ये खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसके जो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे वो हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया कि भाई ये चीज है। अब इसको प्रूफ अगर करना है हमें कि हाउ दिस इज, ये फैक्ट जो है ये होगा कैसे। तो सी, अगर ये सेल आपने ले रखा है, ये बैटरी है जिसका EMF इतना है, एंड ये वायर है, डेफिनेटली ए टू बी इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, और इसमें करंट जा रहा होगा। सो वी नो दैट सपोज कर लो, पहले मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लिया, अटैच किया, और इसको उठाया, और अब जॉकी ऐसे दिखा दिया। आई हैव शोन यू जॉकी कुछ इस तरीके से होता है। यस, मैंने यहाँ पे दिखा दिया जॉकी ऐसे कुछ होता है। नोटिस करो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ रखा है, मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर रखेंगे या वोल्ट मीटर रखेंगे, ये जरूरत के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। वी पुट अ गैल्वेनोमीटर और अ वोल्ट मीटर, सो वी डू इट डिपेंडिंग अपॉन कि हम इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल डिवाइस, आई शुड से दैट। तो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हैं और वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि समटाइम वी कैन राइट जी, और अभी हमने इसको जी रखा है और अब इसको यहाँ से मिटा करके हमने वी रख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं।
समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया और ये जॉकी है, अब अगर मैं इस वोल्ट मीटर के का एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया और ये जो जॉकी है, सपोज मैंने इस जॉकी को यहाँ रख दिया इस जगह पे, और इसमें जैसे ही आप इस वोल्ट मीटर को, ये अब जो बात कह रहा हूँ वो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, जैसे इस वोल्ट मीटर को मैंने यहाँ पे रखा, इस जगह पे रखा, तो ये वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर है अगर इस जगह पे रखूंगा तो इसमें जो इतने से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं, ए और पी के बीच का जो भी रेजिस्टेंस होगा और ये वोल्ट मीटर का भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, दिस टू विल बी इन पैरेलल, और फिर पी और बी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस होगा, तो सर्किट के रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। चेंज हो जाने से यहाँ से निकलने वाला जो करंट है, जो वैल्यू ऑफ करंट है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम एक ये स्थिति लेके चलना चाहते हैं कि इसमें जो करंट पहले पास हो रहा था, वॉट एवर द करंट वॉज पासिंग इन दिस, तो हम इस रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि इसमें कांस्टेंट करंट जाता रहे। और अब अगर आपने, मतलब जो वैल्यू ऑफ करंट जो इसमें जा रहा है वो चेंज ना हो, और फिर इस दूसरे को यहाँ पे यानी कि वोल्ट मीटर के साथ ये कनेक्टेड जॉकी को यहाँ रखेंगे, तो डेफिनेटली ये जो मेजर करेगा वो ए और पी के बीच का वोल्टेज मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर किसकी वैल्यू देगा, ए और पी के बीच के, ए और पी के बीच में, यानी कि जो ये पोटेंशियोमीटर वायर है इसके लेंथ का जो ये ए और पी सेक्शन है, इस सेक्शन के क्रॉस के ये वोल्टेज को मेजर करेगा ये। और हमने ये रियोस्टेट का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि इसमें जो जाने वाला करंट है उस करंट में कोई चेंज ना आए, हम इसको पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो व्हाट आई मीन टू से दैट, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देने से सर्किट के रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ने से यहाँ से निकलने वाला करंट की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, और इसमें जाने वाला करंट, यहाँ पे जो करंट जा रहा है अगर चेंज हो रहा होता तो हमें उसको चेंज होने नहीं देना है, और इसीलिए वो हमारे पास रियोस्टेट जैसी चीज है, तो हम इसको यूज करते हुए इसमें कांस्टेंट करंट भेजेंगे। सो वी नो दैट V is equal to, let's suppose आपने इसको P के क्रॉस रखा हुआ है, so we know that V is equal to IR, V is equal to IR। तो सपोज कर लो आपने यहाँ पे पहले P के क्रॉस रखा, A और ये V जो था वोल्ट मीटर को यहाँ P के क्रॉस रखा, तो आपने A और P के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिया, और अब उठाओ इस वोल्ट मीटर को और यहाँ पे किसी वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल है वहां Q के क्रॉस रख दो, फिर ये एक दूसरा वोल्टेज मेजर कर लेगा। तो सपोज कर लो फर्स्ट केस में आपने VAP मेजर कर लिया, दैट बिकम्स V1, और फिर दूसरे केस में VAQ मेजर कर लिया और दैट कम्स आउट V2। इज दैट ओके नाउ? तो अगर आपसे पूछा जाए कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो क्या होगा, सो यू नो दिस VAP इज व्हाट, VA माइनस VP, और दिस VAQ इज व्हाट, VA माइनस VQ। तो अगर P और Q के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, V दिस में से दिस माइनस करो, सो V you want VP minus VQ, so you are going to do what, V2 minus V1 करने का मतलब हुआ क्या, VA minus VQ and this minus VA minus VP। आप अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा VP minus VQ आएगा ना भाई, यस दैट्स करेक्ट, ऐसे आ जाएगा। तो आपने इस वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ ए पे रखा, पहले पी पे रखा, इसकी रीडिंग मेजर कर ली, V1 आ गया, फिर इसके इस जॉकी का को यहाँ रख दिया, फिर ए और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर कर लिया इस वोल्ट मीटर से, दोनों रीडिंग ले ली, और फिर बोला पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो आपने निकाल लिया, वीपी माइनस वीक्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के क्रॉस का आ गया। अब ठीक है, ये रीडिंग आपके पास आ गई। मैं यहाँ कह रहा हूँ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई एंड दिस V इज इक्वल टू आई, और R को क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A लिख सकते हैं, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी of this material of potentiometer wire, L is its length and A is cross section area। अब अगर मैं ये कहता हूं कि if A is uniform, अगर ये A is uniform है यहां से यहां तक हर जगह, and I is constant, अगर I को constant ले लें तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, अगर I constant ही हो गया और A यूनिफॉर्म हो गया और रो इज कांस्टेंट फॉर गिवन वायर, तो अब आप यहां से क्या देख रहे हैं, आई कांस्टेंट कर दिया, ए यूनिफॉर्म है, ए रो कांस्टेंट कर दिया, सो दिस इंप्लाइज नो वी प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। तो इसका मतलब कि जितने लेंथ के क्रॉस का आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, जितने लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली उस लेंथ के
वो पोटेंशियल डिफरेंस उस डायरेक्टली लेंथ के वो पोटेंशियल डिफरेंस उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ जिसके क्रॉस आपने मेजर किया है. तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर के एक टर्मिनल को आपने इधर फिक्स कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया और फिर जॉकी को उठा के कहीं पे रख दिया, तो वो उन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेजर कर रहा है. फिर कहीं और रख दो तो वो टर्मिनल्स के क्रॉस मेजर कर रहा है. आप V2 माइनस V1 करके आप ये VP माइनस VQ निकाल लोगे. और आप फिर एक और जगह ले लो, लेट सपोज PQ ले लिया, अब यहाँ कोई और ले लो यार, L भी ले लो, तो आप एक V3 भी निकाल लो, VAL से आप V3 की वैल्यूज निकाल लो. और अब आप ये तीनों वैल्यूज निकालने के बाद एक्सपेरिमेंटली एक छोटा सा काम करो. क्या करो? आप टेक दिस रेशियो, क्या, V2 माइनस V1 एंड V3 माइनस V2 करके देखो. तो जब आप ये करोगे तो पता चलेगा कि दिस इज कमिंग आउट PQ अपॉन QL के बराबर होगा. तो समझ में आ रहा है? यानी कि P पे रखा आपने तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, के Q पे रखा तो आपने ये मेजर कर लिया. तो V2 माइनस V1 क्या आया? P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया. ठीक उसी तरीके से V3 मेजर कर लिया और V3 माइनस V2 क्या होगा? Q और L के अक्रॉस आ जाएगा. तो आप ये तीनों वैल्यूज निकाल लो और ये डाटा V2 माइनस V1 अपॉन V3 माइनस V2 करो तो पता चलेगा कि ये रेशियो आ किसके बराबर आ रहा है? PQ अपॉन QL के बराबर आ रहा है. तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ से प्रूफ हो जाएगा. और थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया क्या कि भाई अगर पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट जा रहा है एंड उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है उस मटेरियल की और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म है, सो डेफिनेटली दिस V इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन जिसके अक्रॉस आप मेजर कर रहे हैं. तो ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. सो एक is that okay now? So I read it and like according to this principle, what if potentiometer wire is of uniform cross section area and constant current is passing through its wire, then potential difference across a section of its wire is directly proportional to its length. So this is proven. So we know what is principle of potentiometer. तो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कर लिया, पोटेंशियोमीटर की सर्किट भी देख ली. मैंने बोला यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर कुछ भी रखते हैं, जरूरत के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं उसको. और ये एक्चुअल सर्किट है और उस एक्चुअल सर्किट को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं और आगे हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस सर्किट को इस्तेमाल करके काम चलाएंगे. सो वी नो what is potentiometer and what is the principle of potentiometer. जब ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई और जैसा कि मैंने यहाँ पहले पेज पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल्स, कंपेयरिंग सेल्स ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस की बात करते हैं. सो वी शुड गो फॉर फाइंडिंग एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो सीधा सीधा हम लोग आ रहे हैं टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने में किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आगे पोटेंशियोमीटर की सर्किट ड्रॉ करनी होगी तो हम लोग सीधा सीधा पॉपुलरली जो यूज होता है वो ये वाला सर्किट यूज कर लेंगे. कर लिया हमने यहाँ पे, यहाँ की लगा दिया, ये रिहोस्टेट हो गया, ये हमने सेल ले लिया और ऐसे सेटअप कर दिया जी. अब सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करा, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, वन सेल इज दिस, अनदर सेल इज दिस. अब आपको ये जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है इन अ वेरी नाइस मैनर. अगर आप ये बात समझ गए तो फिर अगला आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और फिर क्वेश्चंस रह जाएगा, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक. तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पे जिन सेल्स को हम लोग इसको यूज करेंगे टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने में इस्तेमाल किया जाएगा. और अगर इन दोनों में से जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से किसी एक की भी वैल्यू मालूम है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. चलो जी, फिलहाल यहाँ पे काम क्या किया कि जिन सेल्स के ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है, अब यहाँ पे लिखा बहुत कम जाएगा, समझाया बहुत ज्यादा जाएगा और आपको एक बात को, हर बात को आई शुड से बहुत सिंसियरली सुनना है और समझना है. तो जिन सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है उन सेल्स को हमने यहाँ पे ए के साथ ऐसे अटैच कर दिया, ये ऐसे दिखा के. मैंने बोला ये जो सेल है इसका ईएमएफ E1 मान लिया और इसका E2 मान लिया. अभी हम जिन सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मान के चलो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है
बट फिलहाल हमारा फोकस तो भैया इन सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने से है। और अगर हम इनमें से इसको किसी ऐसे सेल से, यानी कि एक सेल ऐसा रख लिया जिसका ईएमएफ हमें मालूम है, और फिर एक दूसरा सेल यहाँ पे रख दिया, तो हम कंपैरिजन तो करेंगे करेंगे, साथ साथ दूसरे का ईएमएफ भी निकाल लेंगे। दैट इज व्हाट द पर्पस इज। तो ये जो जिन दो सेल्स का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, उन सेल्स को ए के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ा कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए के पास, दूसरा सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए के पास होना चाहिए। अगर आपने इसकी पोलैरिटी उल्टा कर दिया, यानी कि ये प्लस यहाँ और ये माइनस यहाँ ना होकर के माइनस यहाँ और प्लस यहाँ हो गया, तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। और वो क्या दिक्कत आएगी वो अभी हम आपको समझा देंगे। तो फिलहाल मैं इस टर्मिनल का नाम 1 रखता हूँ, और इस टर्मिनल का नाम 2 रखता हूँ, और इस टर्मिनल का नाम 3 रखता हूँ, चलेगा? ओके। और अब देखो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर नहीं रखा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर रखा हुआ, और ये इसकी जॉकी हमने ऐसे लगा रखी है। तो कैसे ये फंक्शन कर रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये कुछ भी लाइक यहाँ से क्लोज लूप के नाम पे क्या है, यही क्लोज लूप है। अगर आपने इस की को क्लोज कर दिया, की इज क्लोज्ड, इज क्लोज, अगर आपने इस की को क्लोज कर दिया तो ये सर्किट पूरी तरीके से क्लोज है और इसमें करंट जाएगा। करंट विल पास इन दिस लूप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करंट इसमें जाएगा। अब हमने क्या किया कि सेल E1 को लिया, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल 1 है, और गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल 3, 1 और 3 को हम ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, जिन सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है, उन सेल्स का ईएमएफ जो ये पोटेंशियोमीटर के सर्किट में जो सेल या बैटरी जुड़ा हुआ है उसके ईएमएफ से कम होना चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन आप समझ लो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन है क्या? राइट, E1 must be smaller than E and E2 must be smaller than E। यानी कि जिन सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, those cells EMF must be smaller than the EMF of the battery or the cell which is in the main circuit। ये ध्यान रखने की बात है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है ऐसा क्यों, तो सब समझा जा सकता है, आपको पेशेंटली सुनने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया कि लेट 1 and 3 आर ज्वाइंट, 1 and 3 को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके जी, 1 और 3 को ज्वाइन कर दिया। कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी ये पूरा पार्ट 1 और 3 को ज्वाइन कर दोगे, जो कि ऐसे बाहर है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मैं इसको एक थ्रेड ऐसे कनेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाया कुछ इस तरीके से, 1 और 3 को ज्वाइन कर दी। कोई बात नहीं, अभी भी ऐसे करंट जा रहा होगा, क्योंकि ये तो ओपन पार्ट है और ये तो किसी से कनेक्टेड है ही नहीं। लेकिन मैं इस जॉकी को उठा करके अगर यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे 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 बना के जॉकी को यहाँ रखा, यानी कि इसको उठा के यहाँ रखा, तब क्या हो गया? हेलो, अगर मैंने ये पॉइंट पी है और ए और पी के बीच में इस जॉकी को, आई मीन जॉकी को पी पे रखा, तो इतने से इतने पार्ट के बीच में, ए और पी के बीच में जो वायर का सेक्शन है, उसके वो सेक्शन, एपी सेक्शन और ये वाला सेक्शन एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात क्या होगी, हो सकता है ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और पी का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से क्या हो, कम हो या ज्यादा हो। अब ये क्या बात कह रहा हूं, देखो अभी मान लेते हैं कि ये पी करेक्टेड, यानी कि ये जो जॉकी है वो पी पे हमने नहीं रखा है और ये पूरा करंट ऐसे जा रहा है। तो ए और बी में अगर पूछा कि कौन हायर पोटेंशियल पे, तो ए हायर पोटेंशियल पे और बी लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल घटता जाएगा। मुझे एक बात अचानक मेरे दिमाग में आ रही है कि मैंने आपको यहाँ पे एक बात नहीं बताई, वो क्या कि भाई V प्रोपोर्शनल टू L तो हो गया। अगर आप यहां से आगे देखें तो V इज इक्वल टू आप K इंटू एल लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लीजिए। एंड देन इस K को क्या लिखेंगे आप, V बाई एल लिख देंगे। और ये V बाई एल इस फॉर्मूले से आएगा क्या भाई, V बाई एल दैट विल कम आउट I रो बाई A। क्या कहेंगे इसको, इस K को क्या कहेंगे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियोमीटर वायर में चूंकि आप कांस्टेंट करंट भेजेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर में अगर आप कांस्टेंट करंट भेजेंगे तो उस वायर के
वायर के लेंथ के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आई रो बाई ए, चूंकि आई आपने कांस्टेंट कर दिया, ए कांस्टेंट है और रो कांस्टेंट है, तो उस वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो फिक्स रहेगा। यानी कि अगर 1 मीटर आप ले लोगे तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ये। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ये, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको एक तरीके से पोटेंशियोमीटर वायर का पता होना चाहिए कि मैं इतना करंट भेज रहा हूँ, रो इसका इतना है, ए इसका इतना है, तो इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि के दैट इज वी बाई एल, ये हमें मालूम है। तो जैसे आप कहोगे मैं इतना लेंथ लिया, तो हमें पता है कि दैट लेंथ इनटू दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और पी के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे जब ये पढ़ाया वी प्रोपोर्शनल टू एल, तो वी इज इक्वल टू के लिख दिया, और दिस के इज व्हाट, दिस के इज वी बाई एल, एंड वी बाई एल क्या होगा यहां से देखोगे तो आई रो बाई ए, और आई अगर कांस्टेंट है और रो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कहलाएगा। तो किसी गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट में अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट कर दिया जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कोई पोटेंशियोमीटर लेते हैं तो रिहोस्टेट की मदद से हर वक्त उसमें कांस्टेंट करंट भेजते हैं, ताकि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हर वक्त हमारे लिए फिक्स हो। इज दैट ओके? राइट। अब अगर हमने यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है, तो इसमें तो ये करंट जा रहा होगा, तो ए और बी के जो ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स होगा। तो जैसे ही आप जॉकी को पी पॉइंट पे रखोगे, तो ए और पी के बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मालूम है, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को एपी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट? तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और इस वाले रास्ते में देखो, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में है क्या, एक सेल है, इस रास्ते में एक सेल है भाई, और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ए और पी के बीच का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दोनों एक ही पॉइंट है, और ये दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। अब अगर मान लो कि ये और ये तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हो गए, दिस एंड दिस, अगर आपने ए और इसको एक पोटेंशियल पे रखा, और पी और ये अगर सपोज अलग अलग पोटेंशियल पे हो गए, तो अगर ए पी और इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, सपोज कर लो इसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें कम है, तो अब ये क्या करेगा, ए से कुछ करंट ऐसे आएगा और इधर से करंट होता हुआ ऐसे जाएगा। क्यों? पहले मैंने बोला ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रास्ते का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस रास्ते का जो, ये एक बात और कहना चाहूंगा, तो सपोज करो मैंने जॉकी अभी यहाँ पे पी पे नहीं रखा, तो जब नहीं रखा तो ये सेल तो ओपन सर्किट में है, तो ना तो ये करंट ले रहा है ना करंट दे रहा है। तो सेल जब ना करंट लेता है ना करंट देता है, तो उसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ईएमएफ के बराबर होता है। वी ऑल नो अबाउट इट। ओके, जैसे ही जॉकी को हमने इस पॉइंट पे रखा, अब ए और पी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट सपोज ए है 100 पे और पी है 20 पे, और ये जो सेल है हमारा, इस सेल का ये टर्मिनल ए के साथ जुड़ गया, यानी कि 100 पे आ गया, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, सपोज करो इसके बीच का जो वोल्टेज है वो सिर्फ 40 है, यानी कि यहाँ 40 है, यानी कि ये 60 हो गया। आपको समझ में आ रही बात? यानी कि इस सेल का वोल्टेज 40 वोल्ट है, तो अगर ये सेल का ईएमएफ 40 वोल्ट है और ये 100 है, ये 100 मान लिया गया, और ये 60 होगा, तभी तो इसके बीच में 40 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये कह रहा है ये 100 और ये 20, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 80। सो यू नो दिस इज, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस इज द सिचुएशन? तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा और ये कम है, तो ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले सर्किट में, ये जो डॉटेड मैंने जोड़ रखा है, इसमें कुछ करंट भेजना स्टार्ट करेगा, ट्राई टू मेक दिस बैटरी चार्ज। तो जो उस केस में क्या होगा, इसका ईएमएफ तो है ही, और इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसमें ईएमएफ प्लस आईआर हो जाएगा, और वो सब मिल करके शायद उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 और 20 के बीच में जितना 80 है उतना हो जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट जाएगा तब, अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के का जो ईएमएफ है वो नहीं है, तो डेफिनेटली ये आई व्हाट आई सेड से व्हाट आई सेड दैट कि अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपने एक ऐसे पॉइंट पे रखा कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो गया, तो ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट भेजेगा जी,
और करंट जब भेजेगा, कुछ करंट ऐसे जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल होगा वो डिफ्लेक्ट होएगा, और जब गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि पॉइंट पी और ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ से बड़ा है या छोटा है। अब इस गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ और बात हम जानेंगे, तब हम बता पाते हैं कि बड़ा या छोटा है। चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर ये गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से होगा, इसका पॉइंटर दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। सपोज कर लो करंट ऐसे जा रहा है भाई, अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से बड़ा है तो वो करंट ऐसे देगा। और सपोज करो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कि ये करंट ले रहा है, तो इसका पॉइंटर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, तो इसका पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा और उसमें करंट जा रहा हो। चलो जी ठीक है, फिर मैं इस जॉकी को पी से थोड़ा हट के यहाँ रखूंगा, थोड़ा यहाँ रखूंगा, थोड़ा यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा। सपोज करो मैंने यहाँ ले जाके रख दिया, जॉकी को यहाँ ले जाके रख दिया। अब क्या देखा, ए और पी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जो है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अभी ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला कि अगर ज्यादा है तो ये करंट देगा इसमें, ऐसे बोला मैंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेल है, इस सेल का ईएमएफ क्या हो, ए और पी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो, तब क्या होगा, यहां से भी करंट आएगा और ये सेल भी करंट देगा, और तब ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब ये करंट देने लगा, पहले ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, ये देने लगा, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल पहले से घट जाएगा, और तब ऐसा हो सकता है कि ए और पी में इसका करंट जो जा रहा है और इसका करंट जो जा रहा है, उस करंट को और इनके इनके रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करके जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी के बीच में आया वो इसके बराबर आ गया। तो तुम कहोगे सर अब तो पोटेंशियोमीटर वायर में क्रॉस करंट जो जा रहा है वो पहले जितना जा रहा था उतना नहीं जा रहा है। हाँ ये बात सही है, लेकिन हमारा पर्पस इसका सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है उस जगह पे। आई सी दैट कि अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ये सेल करंट देगा, तो ये करंट देगा तो इसका पॉइंटर अभी अभी इधर जा रहा था तो अब हो सकता है इधर आने लगे। अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, सपोज करो आपने जॉकी यहाँ रखा, तो चांसेस ये है कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो ये करंट देगा, तो ये करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, तो भाई पहले पॉइंटर इधर की तरफ हो। अब इस जॉकी को उठा के आपने यहाँ रख दिया तो ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, तो और ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या होगा कि भैया अब ये ज्यादा हो गया तो ये करंट देगा इसको, तो करंट का डायरेक्शन अब इधर चलने लगा। इसका मतलब जॉकी को यहां रखते हैं तो सपोज करो पॉइंटर इधर टर्न करता है, जॉकी को यहां लेके जाते हैं तो पॉइंटर इधर चलने लगता है। तो फिर हमने क्या किया, फिर थोड़ा इस पॉइंट से यहाँ आगे चले गए, यहाँ चले गए, फिर इस पॉइंट से यहाँ चले गए, तो अब देखेंगे कि अब वो इतना मुड़ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो धीरे धीरे हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां पे जॉकी रखने के बाद जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है ना वो लेफ्ट जा रही है ना वो राइट जा रही है, ना क्लॉकवाइज जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ऐसा जगह जब ढूंढ लिया तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जॉकी एक ऐसे पॉइंट पे रख दिया जिसमें ये मेन सर्किट है जो उसमें करंट जा रहा था, उस करंट की वजह से ए और जहां पे आपने रखा है जॉकी उस पॉइंट को हमने एक्स कह दिया। ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो था पहले से अपने इसके करंट की वजह से, वो पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ बिल्कुल सेम था। तो अब क्या हुआ, ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ बिल्कुल सेम है, तो अब क्या होगा, ना ये सेल करंट देगा ना ये सेल करंट लेगा, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या होगा, जीरो पे रह जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर आपने जीरो पे रहे, आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया, और जैसे वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करता है। इसका मतलब ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर है, क्योंकि ना ये करंट ले रहा है ना ये करंट दे रहा है। करंट ले रहा होता तो इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर हो जाता, दे रहा होता तो ई माइनस आई आर हो जाता। तो ना ये ले रहा है ना दे रहा है, अब तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा और वो ए और एक्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये बात समझ गए आप? दिस टॉक इज वेरी मच एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। तो मैं अब एक बार फिर जल्दी से इसको रिपीट करता हूं और फिर आगे आपको लेके जाऊंगा। तो मैंने आपको ये कहा, ठीक है, अब मैं आपके लिए ये एक बार फिर से ये बात मुझे कहनी है, तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, ऐसे करके ये मिटा दे रहा हूं और ये मिटा दे रहा हूं
और फिर आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू से दैट, हेलो लुक एट दिस, ये एक मेन सर्किट है, इस मेन सर्किट में एक अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ये करंट भेज रहा होगा, और ए और बी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, तो जो ये वोल्टेज होगा यानी कि इसका इसका जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज कहाँ खर्च होगा, ए और बी के क्रॉस खर्च होगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस आपने यूज किया वहां भी पोटेंशियल खर्च होगा। तो ए और बी में जो भी पोटेंशियल खर्च हुआ होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमें मालूम होगी। और हमें पता है भाई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर का होता कितना है, आई रो बाई ए होता है। आपने इतना करंट भेज रहे हैं, रो ये है, इसका ए इतना है, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम है। सो दिस इज ऑल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेल ईएमएफ, ये जो सेल जिसका ईएमएफ E1 है और जिस 1 टर्मिनल और ये 3, इसके बीच का कनेक्शन हम कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जॉकी को उठा करके इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर अलग अलग जगह पे ले जाके रखते हैं। सपोज कर लो मैंने जॉकी को यहाँ ए के कहीं पास में रखा, तो जब जॉकी ए के कहीं पास में आएगा, ए के नजदीक आएगा, तो ए और लेट सपोज दैट पॉइंट इज पी, तो ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के ईएमएफ से कम हो गया अगर, तब उस केस में ये सेल क्या करेगा, इधर से जो करंट आ रहा है ये भी अपना करंट उसमें देगा। तो ये जो करंट देगा, अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो करंट यहां से देगा ये अपना करंट फिर वापस ले लेगा, और ये जितना करंट पहले दे रहा था ये अभी भी उतना ही करंट दे रहा है, लेकिन इस सेक्शन में करंट इसके वजह से और इसका दोनों करंट गया, और फिर ये अपना करंट वापस ले ले, और यहां से आगे वाले सेक्शन में तो इसकी वजह से जितना करंट जा रहा था वो जाता जाएगा। दैट इज व्हाट द सीन इज। सो नाउ इन दैट सिचुएशन ये सेल करंट क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इसका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है ये करंट दे रहा है। सो लेट सपोज द पॉइंटर गोज लेफ्ट और राइट, कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। लेट सपोज द पॉइंटर गोज दिस वे, पॉइंटर गोज दिस वे, ऐसे चलता है, इसका मतलब दिस सेल इज सप्लाइंग करंट। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे फिक्स नहीं है, लेफ्ट मुड़ने लगा, तो इसका मतलब ये करंट दे रहा है। फिर हम इस जॉकी को ए से थोड़ा दूर का कोई पॉइंट रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं, यहां लेके गए अगर लेट सपोज क्यू पे रखा, तो हमने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर जो है अब वो लेफ्ट ना होकर के वो राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ए और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ से ज्यादा है। तो ए और क्यू, और अब जॉकी को आपने यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से तो आपने हटा दिया, अब इस वाले जगह से तो आपने हटा दिया इसको, और यहाँ से हटा करके आपने किसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यू सेड दैट कि आई हैव कनेक्टेड हियर नाउ। अब अगर यहाँ कनेक्ट कर देते हो आप, तब उस केस में ए और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो करंट देने लगता है और फिर सेल चार्ज होने लग रहा होता है। तो इसका मतलब कि पी और क्यू दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिस केस में गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम पी और क्यू के बीच में धीरे धीरे जॉकी को यहाँ रख के या यहाँ रख के, यहाँ रख के या यहाँ रख के, हम लोग टटोलते हुए एक ऐसे पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं, ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और उस पॉइंट का नाम हम एक्स रखते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, एक्स रख दिया। और जैसे ही हम एक्स पे पहुंचते हैं, और एक्स पे पहुंचने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हम एक्स पे पहुंच गए, तो हमने ये वाला हटा दिया, ये सेटअप हट गया, और अब हमारा जॉकी कहाँ पे कनेक्टेड है भैया, दैट जॉकी इज कनेक्टेड टू एक्स पॉइंट। अब हमने इसको एक्स पे ले जाके रख दिया। अब क्या हुआ कि ए और एक्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ठीक ईएमएफ के बराबर आ गया। तो अब ये ना तो करंट देगा ना ये करंट लेगा, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर का जो निडल होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। तो जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ, इसका मतलब कि ए और एक्स में जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया। दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो इस पॉइंट को सर्च कर लेना, जॉकी को आजू बाजू घुमाते घुमाते, जैसे ही आपने सर्च कर लिया, इसका मतलब आपने पता कर लिया कि अब इसमें कोई ना करंट आ रहा है ना करंट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो करंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, सीधे के सीधे ऐसे जा रहा है और ऐसे चला जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें जितना करंट पहले जा रहा था अभी भी करंट उतना ही जा रहा है। तो अब लेट 1 and 3 आर ज्वाइन एंड सर्च फॉर 4 एक्स, सर्च फॉर एक्स। अब ये एक्स को हम क्या कहेंगे, एक्स इज कॉल्ड, एक्स के सर्च फॉर एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज कॉल्ड नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट कह सकते हैं, इसको न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं लोग, कुछ लोग न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं, और कुछ लोग इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। व्हाट दे कॉल इट, बैलेंसिंग पॉइंट। सो सर्च फॉर एक्स,
तो नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं, और जैसे ही हमें वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं तो उस केस में जो ए एक्स हुआ इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे, व्हाट वी कॉल इट, बैलेंसिंग लेंथ ए एक्स। और फिर पोटेंशियल ड्रॉप जो वी ए एक्स होगा, ए और एक्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। इज दैट ओके? यस। तो हमने जॉकी को टहला करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जिससे कि ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ए एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई रो बाय ए और इनटू ए एक्स, ठीक है, और जिसमें आई रो ए बाई ए कांस्टेंट है आपको मालूम है, और दिस ए एक्स इज द लेंथ। तो आपको दिस ए और एक्स के बीच का जो E1 है वो इतने के बराबर आ गया, मतलब this implies you have a equation here now that this E1 is equal to I rho upon A, and that is into AX, that AX is length. Is that okay now? तो ये आपके पास हो गया। इस AX को हम लोग L1 भी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, चलो जो भी हो। अब क्या किया हमने कि now 1 and 3 डिस्कनेक्टेड, इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड, एंड 2 and 3 ज्वाइंट। अब आपने 1 और 3 को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसको डिस्कनेक्ट करके और अब आपने बोला कि 2 and 3 को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ठीक है, 2 and 3 को ज्वाइन कर दो आप। तो जब आप 2 and 3 को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये सेल आउट ऑफ हो गए भाई, ये इसका कोई फंक्शन नहीं रह गया। तो जैसे 2 और 3 को आप ज्वाइन करते हो तो अब आपको क्या करना है, फिर ओब्वियसली इस सेल का जो ये ईएमएफ है वो पहले वाले सेल के बराबर तो है नहीं, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इसका ईएमएफ बिल्कुल पहले वाले के बराबर हो गया तब तो यही न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर इस सपोज कर लो इसका ईएमएफ इससे छोटा हुआ तो नल पॉइंट इधर मिलेगा, अगर इससे बड़ा हुआ तो नल पॉइंट इधर होगा। तो अगेन वी विल सर्च फॉर एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन सर्च। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x1 लिख दिया, ठीक है जी, व्हाट वी हैव रिटन x1। सो अब यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, उस पॉइंट का नाम x1 रख दिया, और अब हमने कोई पॉइंट दूसरा ढूंढ लिया जी, लेट्स सपोज ये x2 हो गया, और हमने यहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर दिया इसको, किसको, जॉकी को वहां ले जाके कनेक्ट कर दिया, एज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले आपने इसको ax1 कहा, ये ax1 बना दिया, ये ax1 हो गया, और अब दूसरी बार आप यहाँ पे अगेन सर्च फॉर, अब आपने बोला x2, यू नो अगेन ये नल पॉइंट है दूसरे सिचुएशन में, या बैलेंसिंग पॉइंट है। तो अब अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे जॉकी रखने के बाद ए और x2 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और सेल का ईएमएफ बराबर होगा, तभी तो इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब दैट E2 इज इक्वल टू व्हाट, VAX2, एंड दैट इज व्हाट, I rho by A, and this is AX2. That's what the point is. तो अब आपको E1 भी मालूम है और E2 भी मालूम है, तो अब आप क्या करिए, सीधा सीधा आप E1 by E2 लिखिए। तो अब E1 by E2 करेंगे आप, E1 by E2 लिखिए आपने बोला E1 by E2 लिखिए। तो अगर आपने E1 by E2 लिखा तो अब इनका रेशियो कटा करके सीधा क्या आएगा, AX1 अपॉन AX2 आएगा। हाँ, ऐसा मत कर देना कि ए भी काट देना, ये लेंथ है भाई। सो दिस E1 by E2 इज इक्वल टू AX1 by AX2। तो हमने AX1 के लेंथ को L1 मान लिया और AX2 के लेंथ को L2 मान लिया, यानी E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2 आ गया। इसका मतलब आपने क्या कर लिया, व्हाट यू हैव डन। सो दिस इज सेइंग दैट कि अगर आपको AX1, आपको पता होगा मीटर स्केल, मैंने बताया था यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है, इस जगह पे मीटर स्केल लगा होता है। अब ये मीटर स्केल लगाने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये 1 मीटर है और आपने जॉकी यहाँ रखा हुआ है, तो आपको पता है ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर है। अगर यही जॉकी आपने यहाँ ले जाके रखा, इस जगह पे रखा, तो ये 1 मीटर प्लस ये वाला लेंथ हम लोग काउंट करेंगे। फिर अगर आपने जॉकी यहाँ रख दिया तो अब क्या होगा, ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, फिर ये लेंथ लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है कैसे लेंथ कैलकुलेट होएगा। आई सेड सपोज करो ये मीटर स्केल है और आपने जॉकी यहाँ रखा,
तो आपको सिर्फ ये लेंथ चाहिए होगा, मीटर स्केल पे पता चल जाएगा कि 100 में से ये कितना सेंटीमीटर है। लेकिन आपको यहाँ नहीं मिला, इस बीच में कहीं पे बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिला, फिर आपने इस वायर से बाहर निकल के यहाँ ले जाकर रख गए। यस, सपोज कर लो इतना 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करके कुछ होता है, जो हमने सीधा बनाया वो वाला सर्किट नहीं होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ले जाके रखा, तो आपको फिर ये लेंथ कैसे निकालना पड़ेगा, ये टोटल लेंथ प्लस ये लेंथ लेना पड़ेगा। ये नहीं कि देश और ये मत ले लेना, आपको यहाँ से यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिला है, तो इतना वायर और इतना वायर आपके काम आया। यस, तो अगर ये 1 मीटर हो गया और यहाँ के रीडिंग सपोज करो 60 है, तो इसका मतलब ये 40 है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर और प्लस 40, 140 सेंटीमीटर आपको ऐसे लेना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात ना? यस, सो दिस इज हाउ वी डू इट, टेक इट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे, ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, वो नल पॉइंट्स कहलाते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट कहलाते हैं, और उसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहेंगे, और AX जो लेंथ होगा उसको बैलेंसिंग लेंथ भी कहेंगे, और उस जगह पे E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 होगा। अब आपको L1 मालूम है, L2 मालूम है, तो भैया आप E1 और E2 मालूम कर ही सकते हैं, इनके बीच का कंपेरिजन हो गया। तो टू कंपेयर सेल्स EMF होता है, हमने कैसे किया, दैट वी हैव अंडरस्टूड। यस, अब किस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको? सवाल पहले हमने ये बोला कि जो ये कंडीशन हमने रखा कि जो ये सेल्स हैं, ये जो दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स का जो, जिनको हम EMF कंपैरिजन करने जा रहे हैं, उन सेल्स का EMF इस वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझे। और एक दूसरा कंडीशन था कि ये प्लस ही क्यों रखना है, यहाँ माइनस क्यों, और यहाँ प्लस क्यों नहीं रख दिया जाए, पोलैरिटी उल्टा क्यों नहीं रख दिया जाए। ये दो बातें। तो ये ऐसी चीज है कि आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। जरा सुनिए ध्यान से। पहले हम लोग समझते हैं कि ये छोटा क्यों रखा हमने। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले ये इस सर्किट में ड्राइव कर रहा है, ये करंट भेज रहा है, अगर आपने जैसे ही एक ऐसा सेल ले लिया जिस सेल का EMF इस सेल से बड़ा हो गया, इस सोर्स से बड़ा हो गया, सुन रहे हैं आप? यस, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके पहले बात समझाना चाहूंगा। सपोज करो ये 10 वोल्ट का था, ये कितने वोल्ट का था, 10 वोल्ट का था। इसका मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 से कम होगा या 10 से ज्यादा होगा? सवाल है मेरा। ओब्वियसली 10 से कम होगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर A है, ये B है, और यहाँ एक C पॉइंट ले लिया और यहाँ एक D पॉइंट ले लिया, तो अगर ये 10 वोल्ट का है, ये अगर 10 वोल्ट का है, तो ये पूरा 10 वोल्ट कहाँ खर्च हो रहा है, A और B के क्रॉस खर्च हो रहा है, और C और D के क्रॉस खर्च हो रहा है। तो अगर ये 10 वोल्ट है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट तो नहीं आएगा ना, 10 से कम आएगा। करेक्ट? ऑलराइट। और सपोज करो ये 10 वोल्ट का है, और ये वाला जो सेल है तुमने 12 वोल्ट का ले लिया। कितने का ले लिया? 12 वोल्ट का। तो अब आपको लगता है कि अगर इस जॉकी आप A और B में कहीं भी रख दोगे, किसी भी पॉइंट पे रखोगे, तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में ये पूरा 10 का है, और A और B के बीच का वोल्टेज 10 से कम है, और ये 12 वोल्ट का है, तो आप कहीं भी जॉकी रख लोगे तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। समझ गए आप मेरी बात? यस। तो इसलिए इसके वोल्टेज को हम इस सेल के वोल्टेज से कम रखेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब आप थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन करना चाहो, सर मान लिया जाए हमने इसको 10 रखा, और ये आ गया A और B के बीच में 8 वोल्ट, और हमने इसके वोल्टेज को रख लिया सर। तो अब देखो, अगर ये 10 है और ये 8 होगा, या 9 होगा, या 9.5 होगा, जो भी होगा, तो इसकी वैल्यू तो इससे AB से क्या होना चाहिए, AB में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उससे कम रखोगे तब ना बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। और AB का वोल्टेज क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए, कम। तो इस सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए, AB का जो जितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि A और B के बीच का जो वोल्टेज होगा वो ऑलवेज इस वोल्टेज का, ये जो मेन सेल है उससे कम होगा। और इन सेल्स का बैलेंसिंग पॉइंट हमें ढूंढना है यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ले जा सकते हैं, B तक ले जा सकते हैं। तो तब भी उस केस में इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इससे कम होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ये वेल एक्सप्लेन हो गया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब दूसरी बात मैंने आपको कही कि इस सेल के टर्मिनल को, यानी कि ये प्लस और माइनस में, ये प्लस इधर और माइनस इधर क्यों, उल्टा क्यों नहीं कर दिया? अरे बाबा, उल्टा कर देंगे तब क्या होगा, ये कह रहा है ये प्लस टर्मिनल है और ये टर्मिनल है माइनस, ये करंट ऐसे दे रहा है,
और आपने सेल का टर्मिनल यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी ये बोल ये लोअर वोल्टेज पे और ये हायर वोल्टेज पे, तब उस केस में जैसे सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक माइनस मान लेते हो, यहाँ प्लस मान लेते हो और ऐसे लेके कनेक्ट करते हैं, तो डू यू थिंक दैट कि कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा उस केस में? भाई ये कह रहा है कि ये हायर वोल्टेज पे है, यू आर सेइंग दिस इज एट लोअर वोल्टेज, यानी यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल रख दिया, तो इसका मतलब अगर यहाँ निगेटिव टर्मिनल रख दिया तो ये वाला टर्मिनल ऑलवेज क्या हो जाएगा, हायर वोल्टेज पे होगा। तो ये तो और कभी भी बैलेंसिंग करंट नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से, इसमें ऑलवेज करंट मिलता रहेगा एंड यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्यों सेल्स, जिन सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है, उनका ईएमएफ हम लोग सोर्स, जो मेन सोर्स है उसके ईएमएफ से हम कम क्यों लेते हैं। तो आप देख रहे हैं लिखने के लिए बहुत कम सारी बातें हैं, समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और अगर आपसे कोई कहे कि कंपेयर करना है वो, तो जो बातें मैंने आपको समझाई है उसी को थोड़े लाइन में लिखना है कि लाइक 1 and 3 ज्वाइंट और करंट पास और वी सर्च फॉर दिस और वी गेट दिस, तो इसको वर्डली लिख देना है, बात खत्म हो गई। तो सेल्स का ईएमएफ तो हम कंपेयर कर लिए। अब अगर इन दो सेल्स में से किसी एक का ईएमएफ आपको मालूम है और L1 L2 आपने AX1 और AX2 निकाल रखा है और E1 मालूम है, तो E2 पता चल जाएगा, यानी कि आप उसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सो यू कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल्स आल्सो। इज इट ओके नाउ? तो ये वाला एक पार्ट, तो बात तो समझ में आ गई। नाउ वी विल गो फॉर अनदर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। What is that? To find internal resistance of a cell, यानी कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। आपने नोटिस किया यहाँ पे जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक ऐसे पॉइंट्स की कल्पना कर रहे थे जिसको बैलेंसिंग पॉइंट कर रहे हैं, जहां पे कि इस रास्ते में कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब कि ना तो ये सेल करंट दे रहा है, ना करंट दे रहा है, ना ले रहा है। इसका मतलब कि ये करंट ना ले रहा है ना दे रहा है, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इसके ईएमएफ के बराबर होगा। और इसलिए इसका, अगर इस सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है भी, तो वो इस सिचुएशन में हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो अगर इन सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है भी, तो उसका पोल खुल नहीं पा रहा, वी आर नॉट एबल टू फाइंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए क्या जुगाड़ लगाएंगे? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड अंडरस्टैंड दैट। सो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये मैंने आपके लिए सेटअप बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आपके लिए एक सोर्स हो गया जी, जिसका आपने ऐसे रख लिया, और चलो जी आप एक काम करो, ऑलरेडी आपने ई लिख रखा है, तो आप इसको ई के बजाय कुछ और टर्म यूज कर लो। ई के बजाय आप इसको कुछ और टर्म यूज कर लो, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी ई यूज कर रखा है। सो लेट्स सी, हमने थोड़ी देर के लिए इसको वी मान लिया, ये वी है वोल्टेज इसका, और ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया, ये की हो गया हमारा, ये रियोस्टेट है, ऐसे इसमें करंट जा रहा है। अब इस की को आप K1 कह दो, और यहां पे भी आपने की लगा रखा है, इसको K2 कह दिया। दिस इज K1 एंड दिस इज K2। और यहाँ पे आपने इस सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दैट वी नो, राइट। और यहाँ पे एक इस छोटे से लूप में, ये जो लूप है, इसमें एक बाहर से हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, दैट इज आर, और ये गैल्वेनोमीटर ले लिया और यहाँ जॉकी लगा दी। आप देख रहे हैं यहाँ गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है कि भाई करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, डिटेक्ट कर रहा है सीधा सीधा, इसलिए यहाँ गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ी, हमें वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं पड़ी। और जब हम यहाँ की बात कर रहे थे तो हमें ये वोल्टेज मेजर करना था, तो हमने इसलिए वोल्ट मीटर लगाया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अब यहाँ पे इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, सो K1 is closed, K1 is closed and K2 is open, K2 is open। तो हमने क्या कर रखा है पहले भाई, the setup is here, setup is shown, ऑलरेडी जो सेटअप है वो दिखा रखा गया आपको। सो K1 is closed and K2 is open। अब अगर K1 क्लोज है और K2 ओपन है तो होगा क्या भाई, ये पार्ट किसी काम का नहीं होगा। यहां से क्योंकि K2 ओपन है, तो ये देखो समझना है, अगर आपने K2 क्लोज नहीं किया है तो ये जो सर्किट है, ये अगर आपने क्लोज किया होता तो भाई ये इसमें करंट भेज रहा होता ऑल द वक्त, ऑल द टाइम, ऑल द वक्त मतलब ऑल द टाइम, यस। तो इसमें करंट ये भेज रहा होता है हर वक्त इसमें, चाहे ये जॉकी यहाँ कहीं रखो या ना रखो, इसका ये अपना एक सर्किट
होता है और ये इसमें करंट भेज रहा होता है। फिलहाल हमने बोला कि इसको तो हमने क्या कर रखा, ओपन कर रखा भाई, ऑलराइट। तब क्या हो रहा होगा कि अब ये सेल इसमें कोई करंट नहीं दे रहा होगा, इधर से कोई करंट नहीं दे रहा होगा और ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां से करंट आता होगा और यहां से करंट आता होगा और ये करंट ऐसे आके और ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाते हुए इस तरीके से पहुंच गया, अपना करंट ऐसे जा रहा है। नाउ K1 क्लोज है और K2 ओपन है, तो यही सिचुएशन होगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि इस जॉकी को उठा करके ए और बी के जो ये एक्सट्रीमिटीज हैं, पोटेंशियोमीटर वायर के जो दो किनारे हैं, उसमें कहीं पे जॉकी को ले जाके रखते हैं। सपोज कर लो आपने यहाँ पे एक टर्मिनल पी रखा और आपने बोला हेलो, मैं यहाँ ले जाके कनेक्ट कर दिया, जॉकी को यहाँ ले जाके रखा। फिर क्या सिचुएशन होगी? देखो ये जो सेल है इस सर्किट में करंट नहीं दे सकता, यानी कि इसमें इसका करंट देना अलाउड नहीं है, यानी कि ये आर, क्योंकि K2 से K2 ओपन हो जाने की वजह से ये किसी काम का नहीं रहा है, इसमें कोई करंट ना होगा, ना करंट ले रहा ना दे रहा है, ये मसला गायब है, दिस इज नॉट फंक्शनिंग। जैसे ही जॉकी आप यहां रखते हो तो इसका मतलब एक लूप ये है और एक लूप ऐसे बन जाएगा, ए से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए एक लूप ये बन जाएगा, दिस इज ऑफ नो यूज। और जॉकी जब आप यहां रख दिए तो अब क्या होगा, ए और पी के बीच का जो वोल्टेज है, अगर इस सेल के टर्मिनल के वोल्टेज से कम हुआ तो ये करंट देगा, यानी कि जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, ये भी करंट आएगा, यहां से भी करंट जाएगा, फिर ए और पी के बीच में थोड़ा करंट ज्यादा हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच का वोल्टेज जो हो गया वो थोड़ा बढ़ गया, और चूंकि ये करंट दे रहा था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ई माइनस आई आर से इसका पोटेंशियल थोड़ा घट गया। अब ए और पी के बीच का वोल्टेज और इसके बराबर हो गया, लेकिन करंट तो ये दे रहा होगा उस केस में, तो करंट दे रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर तो डेविएट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डेविएट कर रहा है, इसका मतलब कि ये सेल करंट ले रहा है या करंट दे रहा है। हमने पी से हटा करके फिर इधर कहीं रख दिया, फिर हमने देखा कि यार अब वो करंट लेने लगा देने के बजाय। फिर हमने ऐसा करते करते एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट। क्लियर है? अब इतना पीछे जो डिस्कशन किया उसका फायदा उठाना पड़ेगा ना, मैं जल्दी से हम खत्म कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से पी से इसको हटाया, पी से इसके कनेक्शन को हटा दिया, बोला हेलो भाई तुम चले जाओ यहाँ से। तो पी पे अब हमने इसको नहीं रखा और हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया, हमने पी पे इसको नहीं रखा और हमने इसको एक ऐसा ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया, इस ऐसे जगह पे ले जाके रख रहे हैं हमने। लेट सपोज हमने इसको उठा के यहाँ कहीं रख दिया एंड दैट इज एक्स। तो जब आपने यहां रखा इस जगह पे, तब क्या हुआ कि भाई अब ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ के बराबर हो गया। तब इसमें करंट, ये जो करंट पहले दे रहा था वैसे ही जाएगा और इन साहब को कोई करंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के ईएमएफ के बराबर है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। सो K1 is closed and K2 is open. We search for X बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट के लिए सर्च करते हैं हम लोग, एंड देन लेट X इज द बैलेंसिंग पॉइंट। और तब क्या होगा, AX VAX यानी A और X के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी सर्च फॉर X दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट। और फिर A और X के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट है, इस E के बराबर है। तो अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस E इज इक्वल टू बाई आई रो बाई ए एंड दैट इज AX। अब इसको AX1 कह दो, AX1 कह दो, समथिंग लाइक दिस। करेक्ट? एनी डाउट अबाउट दिस? होना नहीं चाहिए। ये आपका X1 हो गया। अब आप क्या कर रहे हो कि नाउ यू आर सेइंग नाउ K1 एंड K2 बोथ क्लोज्ड, दोनों को आपने क्लोज कर दिया, K1 एंड K2 बोथ क्लोज हो गए। तो अब उस केस में क्या होगा भाई, K1 और K2 दोनों क्लोज हो जाने पे तो उस केस में होगा क्या, सर ये बंद हो गया, ये करंट ऐसे दे रहा है और आपने, अब देखो जी, ये X1 से जो कनेक्शन था आपको ये थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, दैट यू नीड टू रिमूव।
दैट यू नीड टू रिमूव, क्योंकि आपने पहला जजमेंट जो करना था वो आपने कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, यू आर सेइंग दैट कि ये K2 आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये सेल इस सर्किट में ऑल द टाइम करंट देता रहेगा। इसके लिए एक अपना लूप है जिसमें ये करंट हर वक्त देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान से समझना होगा। ये इसमें करंट ऑल द टाइम देगा, ठीक है जी। एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट कि भाई आप जॉकी इधर रखो ना रखो, ये अपना करंट देगा, ये अपना करंट दे रहा है। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट अ मिनट बच्चों। सो अब क्या होगा कि K1 और K2 बहुत क्लोज है, तो इस तरीके से करंट इसमें पास हो रहा होगा। सो ये सेल इसमें करंट ऑल द टाइम देगा, ये सेल इसमें करंट ऑल द टाइम, सो ऐसे दैट कि ये सेल इसमें करंट देगा ऑल द टाइम। अब आपने इस जॉकी को किसी और जगह पे रखना स्टार्ट किया, तो अब सवाल ये कि पहले तो आपको X1 पे रख करके आपने निकाला। जब ये सेल इसमें करंट दे रहा होगा तो अब इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस और इस पॉइंट के बीच का, वो ईएमएफ से कम होगा या ज्यादा होगा, तो कम होगा। इसका मतलब, और पहले तो ये करंट नहीं दे रहा था, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर था। तो पहले आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिला वो ए से थोड़ा दूर मिला होगा, और अब चूंकि ये इसमें करंट दे रहा होगा तो अब आपको बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ से दूर नहीं मिलेगा बल्कि पास मिलेगा, क्योंकि अब ए और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा आपको जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले से थोड़ा कम हो गया है। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढ लिया एंड दैट पॉइंट इज X2, और फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यू हैव कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तब क्या हुआ कि अब ए और X2 का जो वोल्टेज है, और ये सेल इसमें करंट देने की वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का नाम सी और डी कुछ रख लो आप, यानी कि ई माइनस आई आर होगा। इसमें अगर करंट आई जा रहा होगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, या इसको इस करंट का नाम आप I1 रख दो। क्या लिख दिया मैंने, I1 करंट जा रहा है इसमें, इसमें I1 करंट जा रहा है। तो अगर इसमें I1 करंट जा रहा होगा, इसमें I1 करंट जा रहा होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ई माइनस I1 आर। इसमें अपना क्या करंट जा रहा होगा, आई जा रहा होगा, जाने दो। तो ये अपना करंट इसमें भेज रहा होगा, इसका अब सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, ई माइनस I1 आर हो गया। और ये जो वोल्टेज है वही ए और X2 के अक्रॉस वोल्टेज है। इसका मतलब कि इधर से कोई करंट नहीं आएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, ना इधर से कोई करंट आएगा, ना ऐसे जाएगा, नहीं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो नाउ अगेन सर्च फॉर, वी सर्च फॉर बैलेंसिंग पॉइंट, दैट इज X2 ढूंढ लिया। और अब क्या हुआ, Vx2 जो आएगा वो किसके बराबर होगा, E माइनस I1 R। ये जो सी और डी के क्रॉस जो होगा, इसकी बात हो रही है। इस सेल में, इस सर्किट में करंट आई जा रहा है, जाने दो, मुझे इस करंट से कोई लेना देना, क्योंकि आपने तो एक ऐसी जगह पे रख दिया, क्योंकि ए और X2 के क्रॉस का वोल्टेज आई जाने की वजह से जो होगा उतना ही वोल्टेज ऑलरेडी इसके पास है, तो इसमें यहाँ पे करंट को आकर के इधर डिवाइड होने की जरूरत है ही नहीं। सो नाउ Vx2 इज इक्वल टू E माइनस I1 R, और I1 इस लूप का करंट है। ओके, तो अब आप E माइनस I1 R को, E माइनस I1 R को आप क्या लिखेंगे, E माइनस I1 R को यू विल बी राइटिंग I रो बाय A, और व्हाट इज दिस, AX2, यू विल राइट लाइक दिस। ओके, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करो, आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, या यहीं पे काम करते हैं, जरा यहीं पे देखते हैं। सो नाउ अगले पेज पे जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। सो नाउ वी आर सेइंग दैट I rho by A and AX1 first case divided by I rho by A AX2 second case, and that is equal to what, पहले था E और अब क्या हुआ, E minus I1 R, that's what the point is। तो ये सॉल्व होकर के क्या आ गया, E upon E minus I1 R, and that is equal to what, AX1 upon AX2, AX1 upon AX2 आएगा।
तो अब अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बन गया, L1 बाई, चलो जी L1 बाई L2 जो भी लेंथ आया L1 बाई L2 आप कुछ लिख देंगे आप। अब जरा इसको हम लोग ऊपर नीचे यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं। सो E माइनस I1R अपॉन E लिख लिया दिस, और यहाँ पे लिख दिया L2 बाई L1, ऐसे कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ लुक एट दिस कि ये जो E माइनस I1R है हमारे पास, E माइनस I1R जो इसमें करंट जा रहा है, इसको हम E माइनस I1R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I1R के बराबर भी होगी, यानी कि इसके और इसके बीच के बराबर भी होगी, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस के बराबर होगी, या इसी को हम इसके क्रॉस का वोल्टेज भी कहेंगे। अरे E माइनस I1 C और D का वोल्टेज है, वही इस I1R के बराबर है, यस, जो हमने R बाहर से लगा रखा है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं I1R लिख सकते हैं, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, I1R प्लस R लिख सकते हैं, ओब्वियसली लिख सकते हैं, आया ना। अरे बाबा सिंस E इज इक्वल टू I जा रहा है, सो E माइनस I1R इज इक्वल टू I1R होगा, होगा ना भाई। तो यानी कि दिस E कैन बी रिटन एज I1R प्लस R, तो बता चुके हैं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं आप। सो इसका मतलब आप ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया और नीचे वाले को ऐसे लिख दिया। अब ये क्या हो गया, L2 बाई L1 हो गया। अब I1 कट गया जी, तो दिस इंप्लाइज इज व्हाट, R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L2 बाई L1। अब फिर से उसको उल्टा कर देंगे, अब आपको देखने में ठीक लग रहा है। तो अब क्या करिए, R बाई R अपॉन R लिख करके L1 बाई L2 कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ गया, दिस इंप्लाइज दिस। और अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, R बाई R इज इक्वल टू क्या आ गया, सो L1 बाई L2 माइनस L1 बाई L2 माइनस 1, and therefore this R is equal to now L1 minus L2 upon L2 into R। यानी कि जो आपने बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाया है इसमें, इफ यू नो दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड यू नो पहले AX1 था, लंबा लेंथ था, AX2 छोटा लेंथ है, सो L1 में से L2 छोटा होगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 करोगे और इनटू R करोगे तो आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे हमने पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला है, जरूर के नाम। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। अब हमने ये सीख लिया, हमने सेल्स का ईएमएफ भी कंपेयर करना सीख लिया, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी सीख लिया, हमने ये बड़े बेसिक पॉइंट्स हमने सीख लिए। सो वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, ये हमारे हो गए। अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर करना चाहिए, हमें इसको समझना चाहिए कि ओके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सो वी आर गोइंग फॉर दैट, वी आर गोइंग फॉर दैट। सो लेट मी राइट सम क्वेश्चन फॉर यू। वी हैव अ क्वेश्चन दैट एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ये पूरा सर्किट हमारे सामने ऊपर, लाइक 2 वोल्ट और 0.40 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ए भी है, ये पूरा आपका सर्किट है। जो सर्किट आप ये देखते थे यहाँ पे, जो ये सर्किट आप देखते थे, ये पूरा इसी सर्किट को हम लोगों ने कुछ ऐसे बना के यहाँ रखा हुआ है, और उसके नीचे हमने ये एक अलग सा सर्किट हमने यूज कर लिया जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। तो ये 2 वोल्ट का एक सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.40 का, तो डेफिनेटली ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2.2 वोल्ट, आई मीन 2 वोल्ट से कम होगा। जितना इसके वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहाँ खर्च होगा, कुछ यहाँ खर्च होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट से कम होगा। हमने इस इधर वाले सर्किट में एक 1.02 वोल्ट का 1.02 वोल्ट का एक सेल, स्टैंडर्ड सेल रखा हुआ है, और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि ये सेल जब हम इसमें अटैच करते हैं इस पार्ट में और गैल्वेनोमीटर को रख करके हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते हैं, तो जिस पॉइंट पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है वो लेंथ हमारा 67.3 सेंटीमीटर है। So I read question for you. A potentiometer with a cell of 2.0 volt and internal resistance of 0.40 ohm maintaining a potential drop across the resistor wire AB. AB का लेंथ नहीं दे रखा है. A cell which maintains a constant EMF of 1.02, यानी कि ये 1.02 का एक constant EMF, a cell which maintains a constant EMF of 1.02 for small current up to few milliampere. मतलब अगर ये सेल बहुत कम करंट दे रहा है, यानी कि मिली एम्पियर के ऑर्डर का दे रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस सेल के
अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा 1.02 वोल्ट का आएगा। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, देयर इज नो नथिंग बीइंग गिवन अबाउट दिस। तो ये कह रहा है कि ये सेल अपने टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.02 वोल्ट दिखाता है। कब तक? जब तक कि वो अगर करंट दे रहा हो, वो ले रहा हो, और वो करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में बहुत कम हो, 1 और 2 मिली एम्पियर, समथिंग लाइक दैट। यानी कि वो अप टू फ्यू मिली एम्पियर अगर है, तो इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस का जो वोल्टेज आ रहा है वो 1.02 ही आता है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। गिव्स अ बैलेंसिंग पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ। यानी कि इसको यहाँ रख करके, और कंडीशन ये है कि इसमें करंट जो आए या जाए इससे वो बहुत कम एम्पियर का ऑर्डर का हो, तो हमें इस सेल के साथ बैलेंसिंग पॉइंट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ पे मिलता है। टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज अटैच इन सीरीज विथ इट। यानी कि ये करंट कम देने की बारी हो तो, और लेने की बारी हो तो करंट कम ले, इसके लिए हमने 600 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है इसमें, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू बैलेंसिंग पॉइंट। अब ये क्या बात है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। विच इज शॉर्टेड क्लोज टू बैलेंसिंग पॉइंट, देन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई एंड बैलेंसिंग पॉइंट फाउंड टू बी 82.3 सेंटीमीटर। अब उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लुक एट दिस हियर, हमने 1.02 को रखा है यहाँ पे, और 1.02 के रखने पे हमें क्या मिला, 67.3 सेंटीमीटर का लेंथ मिल गया। तो मैं आपको पहले सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि E1 बाय E2 एंड दैट इज इक्वल टू L1 बाय L2। सो यहाँ पे E1 हमारे पास है 1.02, दूसरे का हमें पता नहीं है, दैट इज E2 और E, और दिस फर्स्ट लेंथ इज 67.3 and the second length is being given to us 82.3. So now from here we can find 82.3, 82.3. So now this is 82.3 upon 67.3 into 1.02. इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे लिए आंसर आ जाएगा। दिस विल गिव अस द आंसर कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, पर्पस ऑफ 600 किलो ओम हाई रेजिस्टेंस, ये 600 किलो हाई रेजिस्टेंस देने का क्या पर्पस है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ही मेंशन है। अब देखो, बैलेंसिंग पॉइंट जब मिलता है आपको, ठीक उसके पहले तो इसमें करंट आएगा, और ठीक उसके बाद भी अगर जाओगे तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगा, और ये गैल्वेनोमीटर है, ये बहुत ज्यादा करंट लेने पे डैमेज हो जाएगा। तो इफ यू वांट दैट कि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, तो उसमें करंट बहुत कम जाना चाहिए, करेक्ट। अगर आपने इस पॉइंट को इधर कहीं, इधर बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा इधर कहीं रखा है, तो ए और एक्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 1.02 से कम होगा, तो ये करंट देने लगेगा, और ये करंट जब देगा तो उसमें ए और उस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस और इस पार्ट के रेजिस्टेंस को भी यूज करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें करंट कम जाए, इसलिए बहुत हाई रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है। और जैसे ही हम बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तब क्या हुआ, बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो भाई इसमें कोई करंट आएगा ही नहीं। तो हम बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचने के ठीक पहले, बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचने के ठीक पहले अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट के पहले, ठीक पहले जो करंट जा रहा होगा वो करंट और भी कम होगा, क्योंकि वो करंट तो धीरे धीरे बैलेंसिंग पॉइंट पे करंट जाके क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो बैलेंसिंग पॉइंट के ठीक पहले या बैलेंसिंग पॉइंट के ठीक बाद करंट जीरो के बहुत पास में होगा, यानी कि दैट करंट इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल ऑर्डर। तब उस केस में हम क्या करते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचने के वक्त, बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम लोग इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट कर देने से होता क्या है कि भाई ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, मतलब यू विल टेक दिस रेजिस्टेंस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब इसके पहले अगर यहाँ रखोगे तो सर्किट में ए और लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट रखा एक्स डैश, ए और एक्स डैश, और इधर कहीं रखा एक्स डबल डैश, तो एक्स ए और एक्स डैश का पोटेंशियल डिफरेंस और 1.02 में ये 1.02 हायर होगा, तो ये करंट ऐसे देगा और करंट उसमें जाएगा, करंट उसमें जाएगा। हम वो करंट चाहते नहीं है कि ज्यादा जाए, वो फ्यू मिली एम्पियर से के ऑर्डर का होना चाहिए।
तब उस केस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा बना के रख दिया है ताकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करें तो करंट बहुत कम आ जाए, इसलिए हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है। सर ओके, इधर भी करेंगे तो पता चलेगा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर करंट वो देने लगेगा। हम नहीं चाहते कि इसमें करंट जाए, इसलिए हमने इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत बड़ा कर रखा है। सो पर्पस ऑफ एडिंग 600 किलो high ohm resistance is to reduce the value of current in this loop so that galvanometer does not get damaged. Is balancing point affected by internal resistance? ये internal resistance लिखा मैंने, यानी कि इस सेल का, ये जो सेल है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ये जो 2 वोल्ट का सेल है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्ट होगा, या इज बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस 1.02? आप दोनों तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से तो इसमें जो करंट जा रहा है वो ऑलरेडी ए और बी के बीच में एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, आगे भाई दैट हैज कम। ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 2 वोल्ट से कम होना चाहिए और कुछ यहाँ पे खर्च होगा, तो यहाँ तो फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में आ गया, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अब इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंसिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा? पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया है, इतना हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ रखा है कि इस सर्किट में करंट जो जा रहा है वो बहुत कम ऑर्डर का जा रहा है, अगर वो देगा तो भी और वो लेगा तब भी। तो उस केस में इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ माइनस आई आर या ईएमएफ प्लस आई आर की बात करने जाएंगे, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना मिली एम्पियर का करंट भेजेंगे तो वो आई आर की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, और तब उस केस में सेल का ईएमएफ 1.02 ही रहेगा। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यूज पे ये बैलेंसिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो आप समझ गए। इज दैट क्लियर नाउ? इस 3 क्या, बल्कि फर्स्ट पार्ट हमने भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। अच्छा, इज बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? इस हाई रेजिस्टेंस से क्या ये अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इज बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? अगर ये हाई रेजिस्टेंस हमने रखा है, इतना हाई रेजिस्टेंस रखा है कि इसमें इस सर्किट में पाने जो करंट जा रहा है, करंट जा रहा है वो बहुत ही मामूली करंट है, इसलिए इसके बैलेंसिंग पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, हम स्टार्टिंग में यानी कि जहां पे ये शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, और उसके पहले इसको रखा इसी बात के लिए है कि इसमें करंट क्या जाए, इसमें करंट क्या जाए, बहुत कम एम्पियर का जाए। तो इसके वजह से, इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से भी बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हाई रेजिस्टेंस के बजाय बहुत छोटा रख दिए होते आप, बहुत छोटा रख दिए होते, और फिर इस सर्किट में करंट क्या हो जाता, कम हो रहा होता, तो फिर इसके ईएमएफ पे कोई फर्क पड़ रहा होता। लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट तो वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो आप जहां पे भी रख दोगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो इसमें तो करंट होगा ही नहीं होगा, तो ना ये करंट ले रहा होगा ना करंट दे रहा होगा, तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज तो 1.02 ही होगा। तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस हाई रेजिस्टेंस से। ये हाई रेजिस्टेंस रखने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस सर्किट में करंट कम एम्पियर का पास हो, ताकि इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जो 1.02 वो रहे, और इसमें गैल्वेनोमीटर को हम लोग डैमेज होने से बचा सके। तो क्वेश्चन मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, और ये भी डिस्कस हो गया। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और भी है कि अगर मैं इस 2 वोल्ट के बजाय इसको 1 वोल्ट के लिए रख दिया होता, तब उस केस में क्या सिचुएशन होता। तो अगर आप 2 के बजाय 1 रख देते तो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज हो जाता वो क्या हो जाता भाई, 1 से भी कम हो जाता, और ये 1.02 है तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिलता ही नहीं, फिर बैलेंसिंग पॉइंट आपको नहीं मिल पाता। इसलिए हमें कोई फायदा नहीं होता उस केस में, अगर 2 के बजाय 1 रख देते तो हमें बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिल पाता। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, लिखा नहीं मैंने क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। और दूसरी बात, एक इसमें एक और भी क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे 1.02 के बजाय, जैसे हमने इस सेल को रख करके, या जो E2 है वो हमने उसकी वैल्यूज निकाल ली, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा थर्मोकपल के क्रॉस, यू नो व्हाट इज थर्मोकपल? थर्मोकपल इज लाइक, अगर एक दो मटेरियल यानी कि एक कॉपर और आयरन ऐसे हमने ले लिया और एक को हॉट जंक्शन पे रख दिया,
यानी कि एक हाई टेम्परेचर पर और एक लो टेम्परेचर पर रख दिया तो इनके अक्रॉस थर्मो ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो अगर यहाँ पे थर्मो ये 1.02 वोल्ट है, अगर यहाँ पे थर्मोकपल रख दिया जाएगा जिसके अक्रॉस ईएमएफ जो होता है वो मिली वोल्ट में होता है, वो बहुत कम होता है। तो अगर इतने कम वोल्टेज को अगर हम रख देते तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ पाते यहाँ पे हम लोग? तो उसमें क्या नुकसान होता है? तो देखो जी, ये 2 वोल्ट का है, ये 0.040 है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 2 वोल्ट से कम आएगा, बट कितना आएगा? लेट सपोज 1.6, 1.7 या 1.5 वोल्ट। अब ये 1.5 वोल्ट है और सपोज कर लो ये 1.5, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये 1.5 वोल्ट है और ये 1 मीटर का लेंथ है सपोज करो, तो यानी कि 1.5 वोल्ट पर मीटर समथिंग आ गया। तो आप अगर यहाँ पे 0 मिली वोल्ट यानी कि 0.001 ऐसे वोल्ट की बात करोगे तो इसका मतलब कि वो बैलेंसिंग पॉइंट यहीं कहीं पास में आ जाएगा। तो आप ये स्केल पे रीडिंग ही ठीक नहीं ले पाओगे कि कहाँ मिल रहा है ठीक, चूंकि थोड़े से में ही क्या हो जाएगा, मतलब इतना पास पास बैलेंसिंग पॉइंट बहुत पास में आएगा और ठीक थोड़ा सा इधर जाओगे थोड़ा सा उधर जाओगे तो डिफ्लेक्शन होगा। तो उस केस में आपको बड़ा जबरदस्त एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द ट्रू बैलेंसिंग पॉइंट। तो अगर आप चाहते हो कि एक थर्मोकपल रखें जिसका फ्यू मिली वोल्ट का वोल्टेज हो और उस केस में आप चाहते हो कि हम उसको पोटेंशियोमीटर का यूज करके बैलेंसिंग पॉइंट निकाले या उसका थर्मोकपल के वोल्टेज को निकाले, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वायर है जहां पे आपने इस मतलब इस वोल्टेज का मैक्सिमम पार्ट यहाँ खर्च हो रहा है, अब इसमें आप एक या तो इस वायर की लेंथ बढ़ा दो या यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस अपर सर्किट में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो जब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो उस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। फिर उस केस में ए और बी के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो जब ए और बी के बीच वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा तो उस कम वोल्टेज को इतने बड़े लेंथ पे डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो ऊपर का वोल्टेज छोटा हो गया और लेंथ बड़ा हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। तो उस केस में 0.001 के लिए भी हमें एक सिग्निफिकेंट लेंथ हमें मिलने लगेगा, तो उस केस में हमारा एरर बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो ई और एफ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो मैंने वर्बली आपके साथ डिस्कस कर दिया, मैंने इसको इस पे लिखा नहीं। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द अनदर पेज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। Okay, so this page is left out, so let's see what we are saying, that in the given circuit, this is the question we have. In the given circuit, in internal resistance, in the given circuit, internal resistance of 1.5 volt cell जो है, in the given circuit, internal resistance of 1.5 volt cell is to be determined, यानी कि इसका हमें internal resistance निकालना है। ओपन सर्किट यानी कि अगर ये पार्ट, ये वाला जो सर्किट है ये किसी काम का नहीं है, इट इज नॉट अटैच्ड, ओपन सर्किट के केस में बैलेंसिंग पॉइंट 76.3 सेंटीमीटर मिल रहा है। यानी कि अगर ये वाला पार्ट, ये जो सर्किट हम देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये 9.5 वोल्ट का जो, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, आपको मिल जाएगा। ओपन सर्किट, मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, ऐसे लिखा कि ओपन सर्किट यानी कि अगर ये 9.5 वोल्ट इसमें अटैच नहीं है, तब उस केस में हमें बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलता है? 76.3 सेंटीमीटर पे मिलता है, समवेयर हियर। और अगर ये सर्किट क्लोज होता है, क्लोज सर्किट विथ 9.5 ओम कर दिया जाता है, तो हमें बैलेंसिंग पॉइंट 64.8 में मिलता है। तो फाइंड आर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यू कैन वेरी इजीली सॉल्व। अब ये 2 वोल्ट का है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, यानी कि ये पूरा का पूरा ए और बी के बीच में क्या होगा? 2 वोल्ट होगा। और वो 2 वोल्ट जो है, उस 2 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट जब हमने इसको सीधा जोड़ा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये 1.5 वोल्ट यूज हुआ तो वो कितने पे हमें मिल रहा है? 76.3 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इस सेल का। वी हैव टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। सो वी विल सिंपली से दैट कि ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिख लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिख लिया और इनटू दिस 76.3 कर दिया। सो के इंटू 76.3 जो आएगा, वो जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 1.5 वोल्ट के बराबर होना चाहिए पहले केस में। और दूसरे केस में क्या होना चाहिए? के इंटू 64.8 जो होना चाहिए, वो ये 1.5 वोल्ट इसमें करंट दे रहा होगा, तो ये यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे I इंटू दिस इज 9.5, यानी कि इसका वोल्टेज
जो होना चाहिए I इंटू 9.5, इसको ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आपके पास आ गया 1.5 अपॉन, फॉर्मूला भी डाल के सॉल्व कर सकते थे हम लोग डायरेक्टली, एंड दिस इज I इंटू 9.5 एंड दैट इज इक्वल टू 76.3 अपॉन 64.8 कर दीजिए आपने। इस 1.5 को क्या लिख सकते हैं आप? इस 1.5 को लिख सकते हैं, दिस 1.5 कैन बी रिटन एज I इंटू 9.5 प्लस I इंटू आर, आई इंटू आर, क्योंकि ये करंट दे रहा होगा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा हमें। सो दिस इज आई इंटू, यानी कि जो ये सेल है हमारा, इस सेल का जो ईएमएफ है, ये जो सेल का ईएमएफ है, ये क्या होना चाहिए? इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस और इसके क्रॉस, या माइनस नहीं प्लस सही लिखा हुआ था। सो वी विल डू वन थिंग, लाइक ये यहाँ से हटाया और नाउ वी आर राइटिंग दिस इज प्लस आई आर दिस, ये 1.5 को लिख लिया, डिवाइडेड बाई आई इंटू 9.5 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 76.3 अपॉन 64.8 कर दिया। और अब ये आई कॉमन लेके काट दोगे तो ये क्या आएगा? 9.5 प्लस आर अपॉन 9.5 दैट इज इक्वल टू 76.3 अपॉन 64.8। सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस आर अपॉन 9.5 is equal to 76.3 upon 64.8, and then 1 minus, yeah, that's okay, like 1.5 volt के क्रॉस हमने ये निकाला, और I into this is 64.8, right? And now yeah, so now what we can do is 76.3 upon 64.8, और ये 1 इधर लेके आ गया, and that is equal to R upon 9.5 कर दिया। तो ये सॉल्व होके आ गया 76.3 minus 64.8 divided by 64.8 is equal to R upon 9.5। अब बेटा आप यहाँ से R is equal to क्या करोगे? ये ऊपर माइनस कर लो। So this is 65, 11.3 और 11.5, 11.5, 11.5 and yeah, 11.5 upon 64.8, और this is 1 upon 9.5। इसको आप सॉल्व करके आंसर लिख दो, that is what we have to do it। And now we'll go for another question। This another question is saying, like, there is a circuit like this AB is given 100 centimeter, AB कितना? 100 centimeter। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस approximately 0 है। So if VB is 0, यानी कि इस पॉइंट B के पोटेंशियल को 0 मान लिया जाए, फाइंड VA एंड VC। देखो जी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, AB है 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि अगर B का पोटेंशियल 0 मान लिया जाए तो A का पोटेंशियल कितना होगा और C का पोटेंशियल कितना होगा? A का पोटेंशियल कितना होगा, C का पोटेंशियल कितना होगा? तो इट्स सो सिंपल, नो? सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके लिए होगा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? यू विल से दैट कि VB 0 हो गया, VB 0 हो गया तो VA माइनस VB कितना होना था? 6 वोल्ट होना था। सो दिस VA इज इक्वल टू नाउ 6 वोल्ट, यानी कि ये 6 वोल्ट हो गया। अब अगर ये 6 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो इसको भी 6 वोल्ट पे होना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यानी कि अब, और ये पॉइंट क्या हमारे लिए? C पॉइंट है, दिस पॉइंट इज C। तो हमसे पूछा है कि VA बताओ, तो निकाल दिया। अब VA इधर से देखो, क्योंकि करंट तो इसमें कोई जा नहीं रहा है, सो VA माइनस VC कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट होना चाहिए। VA माइनस VC दैट शुड बी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होना चाहिए। VA की वैल्यू हमें पता है 6, सो 6 minus 4 is equal to VC, therefore VC is equal to how much? VC is equal to how much? So this comes out 2 वोल्ट। तो C का वोल्टेज भी आपने निकाल दिया। अब कह रहा फाइंड D such that VD is equal to VC, यानी इस पे एक पॉइंट D फाइंड करना है ताकि उस D का वोल्टेज C के बराबर हो जाए। सो बेसिकली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि यहाँ 6 वोल्ट खर्च हो गया, ये 100 सेंटीमीटर का है, तो D वो पॉइंट बताओ जहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाए, लाइक 4 वोल्ट यहाँ आ जाए, यानी कि ये 4 वोल्ट हो जाए, ये 2 वोल्ट हो जाए। सो यू कैन डू इट सो सिंपल हाउ, ये बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए VAD 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 लाइक A और D के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, और अपॉन VAB का जो वोल्टेज होगा, ठीक है जी। तो VAD हम कितना रख लेंगे भाई? A और D के क्रॉस वोल्टेज उतना ही होना चाहिए, क्योंकि C का वोल्टेज और A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4, तो A और D का भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और
VAB कितना आना चाहिए, 6 दे रखा है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस AD लेंथ AD अपॉन AB होना चाहिए। सो नाउ दिस AD आपको पूछा गया था, तो AD कितना हो गया, AB इंटू 4/6, सो दिस इज 100 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। सो दिस AD इज, यानी कि अब D की पोजीशन आपको पता चल गई, यस, कि D कितना दूर होगा। So AD is 100 into 2/3. So this part and this part done. If CD connected, find current. अब अगर C और D को कनेक्ट कर देंगे तो करंट कितना होगा, तो if CD connected भैया, तो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को सेम वोल्टेज पे रख दिया। अब कह रहे हैं if 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट, यानी कि अब इसको 7.5 वोल्ट से रिप्लेस कर दो, तो फिर पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर बताओ। ओके, तो चलो हम करते हैं भाई, डी पे चलते हैं अब यहाँ पे। तो अगर इसको 7.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने और ये 6 वोल्ट है ही, तो ये तो कंफर्म है ना कि आप पहले यू वांट टू फाइंड वोल्टेज ऑफ ए एंड वोल्टेज ऑफ सी। सो पहले वी ए निकालते हैं, डी के अंदर पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, यानी कि अब हमारे पास ए का वोल्टेज तो अभी भी क्या होगा, +6 वोल्ट होगा, बी चूंकि 0 है, ए 6 वोल्ट पे होगा, और इसके हिसाब से देखें तो VA माइनस VC की वैल्यू होनी चाहिए 7.5, राइट, और VA 6 पे है, तो 6 माइनस 7.5 इज इक्वल टू VC। सो VC कितना आ गया जी, -1.5 वोल्ट। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, ये अगर 7.5 से रिप्लेस करोगे 4 के बजाय आपने किससे रिप्लेस करना है इसको, 4 के बजाय आपने इसको रिप्लेस किया 7.5 से, 7.5 वोल्ट से रिप्लेस किया, तो ये कहानी आ जाएगी। और फिर कह रहे हो कि डी पता करो आप, नाउ फाइंड डी सच दैट VD इज इक्वल टू सी। तो सी कितना है, -1.5 पे, ये कितना है 6 पे, ये कितना है 0 पे, तो 6 और 0 के बीच में कहीं पे -1.5 है, तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसके पार्ट में क्या होगा, आई मीन नो सच पॉइंट, यानी कि सी का वोल्टेज आपने -1.5 निकाला और बी का 0 है और ये 6 है, तो 6 और इसके बीच में कहीं भी पोटेंशियल जो होगा वो माइनस में नहीं होगा ना, प्लस में होगा ना। सो नो, आई मीन so we will not be able to find D. I mean D will not be obtained, will not be obtained between A and B. A और B के बीच में नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने एच सी वर्मा से उठा करके सॉल्व किया, एच सी वर्मा की बुक से उठा के दिए मैंने क्वेश्चन, समझ गए ये कैसे सॉल्व हुआ। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 1, ये पेज छूट गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज सेइंग दैट कि देखो जी, ये क्वेश्चन भी एससी वर्मा से मैंने लिया आपके लिए, कि अगर ए बी 600 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 600 सेंटीमीटर गिवन है, और ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस 15 आर है, और ये सेल है जिसका ईएमएफ इतना है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है। फाइंड बैलेंसिंग पॉइंट इस पूरे डाटा में, कि अगर मैं इसको यहाँ कहीं ले जाके रखूं, यानी कि ऐसे उठा करके इस कंडीशन में, ये ई है, आर है, 15 आर है, ये E/2 है, ये आर है, तो वो जगह बताओ जहां हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। तो इट इज टू बी अंडरस्टूड कि जब आप इसको बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढोगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होना चाहिए, तो करंट 0 होगा तो इसका मतलब कि इस आर के क्रॉस वोल्टेज लॉस क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना होना चाहिए, E/2 होना चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट इसमें ढूंढना है ए और बी के बीच में जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस E/2 हो जाए। तो चलो पहले हम 15 आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, 15 आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। सो सी हाउ दिस इज टू बी डन नाउ। सो पहले करंट निकाला जी, करंट निकाला ये, so this current is equal to I is equal to E upon 15R plus R, so that is E upon 16R आपके पास करंट हो गया, E upon 16R करंट हो गया। सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी अगर आप निकालोगे, ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालोगे तो कितना निकलेगा, E/16R और इंटू वॉट,
15R बाई वोल्ट करंट इंटू दिस, तो ये वैल्यूज क्या आ गई 15E/16 ये निकल के आया, यानी ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज 15E/16 है। इज दैट ओके नाउ? अब हम कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं, लेट सपोज दैट पॉइंट इज समवेयर हियर, इस जगह पे कहीं भी हो सकता है, मतलब जहां पे ए और उस एक्स के बीच का वोल्टेज कितना होना चाहिए, E/2 होना चाहिए। कितना, E/2। सो वी आर सेइंग दैट कि 15E/16 600 सेंटीमीटर पे है। कितने पे, 600 सेंटीमीटर पे। सो वी आर सेइंग 600 सेंटीमीटर is having how much, 15E/16, 15E/16। तो भाई 1 सेंटीमीटर will have ओके, थोड़ा इसको उल्टा कर देते हैं। सो विल टेक इट, विल डू इट लाइक दिस, 15E/16 corresponds to how much, 600 centimeter. So E/2 corresponds to how much, to 600 by 15E/16, and that is E/2, and this will give you the x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज E कट जाएगा तो ये क्या आ गया, 600 into 16 upon 15 और into 2, and that is equal to ax। E कट जाएगा, ये 16 ऊपर चला गया। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो यू सी ये कितना हो, 15 और 2 30, 30 और 600 यानी 20, 20 into 16 यानी कि ax is equal to 320 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो 320 सेंटीमीटर पे जब जाओगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट। सो एक्स इज क्लियर है हो गया, यानी कि ये 320 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैसे सॉल्व हुआ, क्लियर हो गया। अब इफ जॉकी टचेस द वायर एट 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, हमने 600 तो पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत, ये सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए बहुत स्मार्टली सोचना पड़ेगा आपको। पहले तो आपने ये देख लिया ना कि भाई ये 600 था पोटेंशियल, ये करंट निकाला, वी ए बी निकाल दिया, बोला ये वाला पोटेंशियल लॉस 600 में हुआ तो E/2 लॉस के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा, इस तरीके से एक्स निकाल दिया आपने, हो गया खत्म। अब कह रहे कि इफ जॉकी टचेस द वायर एट 560 फ्रॉम ए, 320 पे E/2 आ गया, तो आप और आगे जाओगे और आगे जाओगे और आगे जाओगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना भाई। तो पहले आप एक काम करो कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपको बतानी, फाइंड करंट इन गैल्वेनोमीटर, विल अंडरस्टैंड। पहले 560 पे निकालते हैं कि वो वोल्टेज कितना निकलेगा। ठीक है जी। सो व्हाट डू वी डू इज लाइक, so we can say that 600 like 600 corresponds to 600 corresponds to uh, yeah 600 corresponds to 15E/16, 15E/16, so 560 will corresponds to how much, so 15E/16 into 600 or into 560, that is the voltage we will get। तो ये क्या होगा जी, so okay, so we are writing now this voltage V is equal to this, yeah this, so this V, this is equal to V, तो V की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, so 56 into 15E अपॉन 16 into 60, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो दिस कम्स आउट, 4 के टेबल में ऊपर करेंगे तो ये 15 4 जैसे 16 या 14 into 15E and now 16 into 15, ये कट गया जी। सो दिस कम्स आउट 14E/16। तो इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ गया 7E/8, यानी कि 7E/8 का वोल्टेज हो गया। तो अब एक तरीके से आपके पास सिचुएशन क्या हुआ, एक 7E/8 का वोल्टेज मान लो यहाँ पे 7E/8, और इसके साथ आप जोड़ दो E/2 और एक R, और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बोला अब करंट आपको चाहिए, यू वांट टू फाइंड द करंट, ये R है ये E/2 है, तो अब करंट क्या निकालोगे। अगला पेज पे हमारे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सो वी कैन टेक दिस, हम लोग इस क्वेश्चन को उठा के अगले पेज पे लेके चले जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। सो नाउ यानी कि ये पूरा पार्ट हमने उठाया और अगले पेज पे ले गए। सो दिस कम्स आउट 7E/8 मान लेंगे इसको, और यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे एक E/2 ऐसे मान लेंगे,
और यहाँ पे एक R मान लेंगे और ये गैल्वेनोमीटर मान लिया, बोला करंट बताओ। So thus I is equal to now 7E by 8 minus E by 2 net EMF upon this what? R यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में कि इसका इंटरनल R है. So this is how, right, net EMF upon resistance, ये करंट आएगा. So this I is equal to now. So आप यहाँ से E कॉमन कर लीजिए, ये 7 by 8 minus 1 by 2 upon R आ गया. So this is E by R और ये सॉल्व किया. यहाँ एलसीएम कितना आ चुका है 8. So this is 7 minus 4. So this comes out 3E by 8R. ये वैल्यू ऑफ करंट हो गया. तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया. तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं. ठीक है, तो हमने पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ाया भी, कैसे उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको एग्जांपल से भी समझा दिया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और अब आप पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं. सोचिए, समझिए और हर तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है. अगला लेक्चर हम लोग जो करेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज जैसे टॉपिक को और मीटर और वोल्ट मीटर को क्लब करते हुए एक लेक्चर बनाएंगे और उस लेक्चर को हम लोग समझेंगे. सो इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हो जाता है. सो I say thank you all of you for watching this video. Keep sharing, keep liking, keep commenting, keep promoting. God bless you. Bye-bye.